हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज हम डिस्कस करेंगे 1 जनवरी से 7 जनवरी के द हिंदू के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। द हिंदू अखबार से बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि परीक्षाओं में आते हैं, और आज हम उन्हीं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 50,000 साल पुरानी याना नाम की बेबी मैमथ का अवशेष कहाँ पर मिला है? साइबेरिया, रूस, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 50,000 साल पुरानी याना नाम की बेबी मैमथ का अवशेष मिला है साइबेरिया, रूस में। ऑप्शन ए सही आंसर है। इसके महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। साइबेरिया में मिला 50,000 साल पुरानी बेबी का मैमथ का अवशेष। 50,000 साल पुरानी याना नाम की बेबी मैमथ का अवशेष रूस के साइबेरिया के बटागाइका क्रेटर से मिला है। तो इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट है, साइबेरिया में मिला है। कौन से क्रेटर में मिला है? बटागाइका क्रेटर में। इन अवशेषों को याना नाम दिया है। तो इन अवशेषों का नाम है याना, जो कि एक मादा बेबी मैमथ है। मृत्यु के समय वह 1 साल की थी। वह मैमथ जब मिली है मृत्यु के समय वो 1 साल की थी। दुनिया में अब तक केवल 7 संरक्षित अवशेष मिले हैं। तो मैमथ के आज तक केवल 7 संरक्षित मिले हैं, जिसमें एक है याना जो कि साइबेरिया से मिला है, 6 रूस और 1 कनाडा से मिला है। साइबेरिया भी रूस के अंतर्गत आता है। तो 6 रूस से मिले हैं और 1 कनाडा से मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने आंतरिक विरोधों और कमज़ोर नीति के वजह से इस्तीफा दे दिया है? कनाडा, अमेरिका, यूक्रेन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है कनाडा, ए। हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया है। इनका कुछ समय पहले विदेश नीति पर भारत से भी विवाद हुआ था, खालिस्तानी आतंकवादियों का समर्थन करने के लिए, और इन्होंने भारत पर कई सारे आरोप भी लगाए थे। तो इस कारण से ये भारत से विवादित थे। अभी अभी हाल ही में इन्होंने कमज़ोर नीति की वजह से और आंतरिक विरोधों की वजह से इस्तीफा दे दिया है। इसके महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। कनाडा की लिबरल पार्टी के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने प्रधानमंत्री पद और पार्टी प्रमुख के पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि सत्ताधारी लिबरल पार्टी का अगला नेता चुने जाने तक वो पद पर बने रहेंगे। तो दोस्तों जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, वो लिबरल पार्टी से आते हैं। ये फैक्ट भी याद रखना है। जस्टिन ट्रूडो की पार्टी कौन सी है? लिबरल पार्टी। और इन्होंने अभी विवादों के चलते, आंतरिक विरोधों के चलते प्रधानमंत्री पद से और पार्टी प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन है, 7 जनवरी 2025 में ब्रिक्स संगठन में कौन सा नया देश शामिल हुआ है? तो दोस्तों 7 जनवरी 2025 को ब्रिक्स संगठन में नया देश शामिल हुआ है, इंडोनेशिया। ऑप्शन सी। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां स्थायी सदस्य बन गया है। तो ब्रिक्स 10वें नंबर का स्थायी सदस्य है। इससे पहले ब्रिक्स में 9 देश शामिल थे और ये 10वां देश है। इंडोनेशिया ब्राज़ील की अध्यक्षता में शामिल हुआ है। अभी फ़िलहाल में ब्राज़ील अध्यक्षता कर रहा है, और ब्राज़ील की अध्यक्षता में 2025 में इंडोनेशिया को शामिल किया गया है, और ये 10वां देश बना है। कौन से नंबर का देश बना है? 10वें नंबर का देश बना है जो ब्रिक्स में शामिल है। वर्ष 2024 में ईरान, यूएई, इजिप्ट और इथोपिया 4 देश शामिल हुए थे। तो 4 देश शामिल होकर टोटल संख्या हो गई है ब्रिक्स की 10। जुलाई 2025 में ब्रिक्स सम्मेलन ब्राज़ील की अध्यक्षता में रियो डी जेनेरियो में होगा। तो अगला जो ब्रिक्स का सम्मेलन है 25 में, वो ब्राज़ील का अध्यक्षता में होगा और रियो डी जेनेरियो में होगा। ब्राज़ील, चीन, रूस और भारत, इन 4 देशों ने मिलकर ब्रिक्स की स्थापना सन 2006 में की थी। हालांकि इसकी आधिकारिक बैठक वर्ष 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में हुई थी। तो पहली बैठक 2009 में हुई थी, स्थापना हुई थी 2006 में भारत, ब्राज़ील, चीन और रूस के द्वारा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। हालांकि सबसे करंट का क्वेश्चन है, इंडोनेशिया 10वां सदस्य बना है ब्रिक्स का 2025 में। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में पत्रकारों की सुरक्षा में भारत का स्थान क्या है? तो दोस्तों दुनिया में पत्रकारों की सुरक्षा में भारत का स्थान है 162वां, 162। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। पत्रकारों की सुरक्षा में भारत का स्थान 162। प्रथम स्थान है लग्जमबर्ग का,
ये याद रखना है फैक्ट। प्रथम स्थान है लग्जमबर्ग का, अंतिम स्थान है सीरिया का। 180 देशों का सर्वे हुआ है, जिसमें आखिरी स्थान है सीरिया का, और सेकंड लास्ट है 179 रैंक पर अफ़गानिस्तान का। कुछ भारत के पड़ोसी देशों का स्कोर देख लेते हैं। अफ़गानिस्तान का है 179, म्यांमार का है 177, चीन का है 172, पाकिस्तान का है 169 और बांग्लादेश का है 167। अब कुछ वो पड़ोसी देश हैं जिनके स्थान भारत से कम है, मतलब जहाँ पर स्थिति अच्छी है, सुरक्षा अच्छी है पत्रकारों की। मालदीव में 80, भूटान का स्थान है 97, 97वां, नेपाल का है 109, 109वां और श्रीलंका का है 140वां पत्रकारों की सुरक्षा में स्थान। भारत में हर साल लगभग 3 से 4 पत्रकारों की हत्या हो जाती है। बहुत बुरा है भारत का हाल। हाल ही में छत्तीसगढ़ में मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद यह चर्चा का विषय बना हुआ है। तो दोस्तों, हाल ही में मुकेश चंद्राकर एक पत्रकार थे जो ग्राउंड लेवल पर पत्रकारी करते थे, उनकी हाल ही में एक ठेकेदार द्वारा हत्या कर दी गई है। इसके कारण यह विषय बहुत चर्चा में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा अपराधियों को पकड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। इस नेटवर्क का क्या नाम है? तो दोस्तों, इस नेटवर्क का नाम है भारत पोल। भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों को पकड़ने के लिए एक नेटवर्क बनाया जा रहा है, जो कि इंटरपोल के तरीके से कार्य करेगा। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। इंटरपोल की तर्ज पर बना है भारत पोल। तो भारत पोल इंटरपोल की तर्ज पर बना है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरपोल कार्य करता है, उसी तरह भारत पोल को बनाया गया है। सीबीआई ने किया है इसका निर्माण किया है सीबीआई ने। भारत पोल प्लेटफॉर्म किसने बनाया है? सीबीआई ने। 7 जनवरी 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन। तो इसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। भारत पोर्टल से विदेश में भागे अपराधियों को पकड़ने में मदद मिलेगी। तो यह मुख्य रूप से जो अपराधी विदेश भाग जाते हैं यहाँ से क्राइम करके, उनको पकड़ने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराधियों को पकड़ने के लिए यह नेटवर्क डिज़ाइन किया गया है। सभी जांच एजेंसियां और सभी राज्यों की पुलिस प्रमुख शामिल होंगे। तो इसमें सभी राज्यों की जांच एजेंसियां और सभी राज्यों की पुलिस शामिल होगी, सीबीआई शामिल होगी, जिससे कोई भी जानकारी अपराधियों की साझा करने में इस नेटवर्क को मदद मिलेगी और अपराधी आसानी से पकड़े जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोपाल गैस कांड की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के जहरीले कचरे को जलाकर नष्ट करने के लिए मध्य प्रदेश के किस स्थान का चयन किया गया है? पीथमपुर, मालनपुर, जबलपुर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, भोपाल गैस कांड की घटना के बाद जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का जहरीला कचरा निकला था, वो अभी भोपाल में ही 40 सालों से डला हुआ था, और उसको अब शिफ्ट करके पीथमपुर में जलाकर नष्ट करने का प्लान बनाया गया है और उसको शिफ्ट किया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीथमपुर। मुख्य बिंदु देख लेते हैं दोस्तों, इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, कई परीक्षाओं में आ चुके हैं। करंट का क्वेश्चन है, भोपाल गैस कांड की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का नाम क्या था? यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। ये क्वेश्चन आ चुका है। से निकले हुए कचरे को लगभग 40 साल बाद नष्ट करने के लिए इंदौर के निकट पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र ले जाया जा रहा है जलाने के लिए। केंद्र सरकार ने इसके लिए 126 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 126 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए निर्धारित किया गया है। इस निर्णय के कारण सरकार को स्थानीय लोगों का विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, पीथमपुर में, इंदौर के निकट जो औद्योगिक क्षेत्र है पीथमपुर, वहाँ पर जो स्थानीय निवासी है, उनका कहना है कि इस कचरे को और कहीं जलाना चाहिए था या भोपाल के ही पास कहीं जलाना चाहिए था। तो उधर के निवासियों ने इसका विरोध किया है, क्योंकि ये एक जहरीली गैस थी उस समय जो निकली थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड, और ये जहरीला कचरा था। हालांकि ये सभी टेस्ट करके किया जा रहा है, लेकिन फिर भी स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया है। भोपाल गैस कांड की घटना 2 से 3 दिसंबर की रात्रि को 1984 में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, इसका नाम याद रख लेना, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, और ये डेट भी याद रख लेना, 2 से 3 दिसंबर की रात 1984 को। अत्यधिक जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड, तो इसका भी याद रखना है नाम, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक होने के कारण हुई थी। तो भोपाल गैस कांड की घटना हुई थी 2 से 3 दिसंबर को 1984 को। फैक्ट्री का नाम था यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री
और गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो स्ट्रेटेजी के पोर्शन का पार्ट हैं। 2 करंट के क्वेश्चन हैं। 126 करोड़ का बजट पास हुआ है इसके लिए निर्धारित किया गया है। और दूसरा है 40 साल बाद इंदौर के निकट पीथमपुर में इसको जलाया जा रहा है। तो पीथमपुर का नाम भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय भूजल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में नाइट्रेट का प्रदूषण सबसे अधिक किस राज्य में पाया गया है। तो दोस्तों जो अभी रिपोर्ट आई है वो 2023 की है। उसमें नाइट्रेट का प्रदूषण सबसे अधिक राजस्थान राज्य में पाया गया है। और यदि नाइट्रेट के अलावा फ्लोराइड का या यूरेनियम का क्वेश्चन आता है तो भी राजस्थान पहले नंबर पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 जनवरी 2025 को UIDAI भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रमुख CEO कौन बनाए गए हैं। अमित अग्रवाल, भुवनेश कुमार, राजेश सक्सेना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों UIDAI के प्रमुख नए बनाए गए हैं भुवनेश कुमार। 2 जनवरी को इसका अनाउंसमेंट हुआ है। इन्होंने स्थान लिया है अमित अग्रवाल का। इसके पहले अमित अग्रवाल थे और अभी करंट में 2025 में भुवनेश कुमार को UIDAI का CEO नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है 15 जनवरी 2025 में कौन सा ऐसे प्रोजेक्ट शामिल किए जाना है। दोस्तों इसमें क्वेश्चन का कुछ पार्ट छूट गया है। 15 जनवरी 2025 में भारतीय नौसेना में, यहाँ पर छूट गया है भारतीय नौसेना में कौन से प्रोजेक्ट शामिल किए गए हैं। गाइडेड मिसाइल विध्वंसक सूरत, स्टील्थ फ्रिगेट नीलगिरी, पनडुब्बी वागसीर, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी डी। 15 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना में अभी 3 प्रोजेक्ट शामिल किए जाने हैं। पहला है गाइडेड मिसाइल विध्वंसक सूरत, दूसरा है स्टील्थ फ्रिगेट नीलगिरी और तीसरा है पनडुब्बी वागसीर। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। नौसेना में होगी 2 युद्धपोत, 1 पनडुब्बी शामिल। तो भारतीय नौसेना में 15 जनवरी को स्वदेशी निर्मित 2 युद्धपोत और 1 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी को शामिल किया जाना है। ये डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी का नाम है वागशीर। और जो 2 युद्धपोत हैं उनमें पहला है गाइडेड मिसाइल विध्वंसक सूरत और दूसरा है स्टील्थ फ्रिगेट नीलगिरी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में वागशीर को भारतीय नेवी में शामिल किया गया है। वागशीर क्या है। एक युद्ध टैंक, एक गाइडेड मिसाइल, पनडुब्बी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा है, इसका आंसर है सी, एक पनडुब्बी। वागशीर एक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। अगला क्वेश्चन है तंबाकू उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों तंबाकू उत्पादन में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है, ऑप्शन बी। पहले स्थान पर चीन है और दूसरे स्थान पर भारत है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत की किस संस्था ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च किया है। इसरो, DRDO, CSIR या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों स्पेस रिलेटेड जितने भी अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किए जाते हैं वो इसरो के द्वारा किए जाते हैं, ऑप्शन ए इसरो राइट आंसर है। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। अंतरिक्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इसरो का पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, ने हाल ही में PSLV C60 रॉकेट के जरिए स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च किया है। तो इसमें रॉकेट का भी नाम याद रखना है, PSLV C60 रॉकेट के द्वारा स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को लॉन्च किया गया है। इसमें 2 उपग्रह छोड़े गए हैं, SDX-01 जो कि चेसर है और SDX-02 जो कि टारगेट है। पृथ्वी से 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह मिशन संपन्न होगा। तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है कि पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर यह मिशन कार्य करेगा। तो 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह मिशन संपन्न होगा। इसके लाभ क्या क्या होंगे, इसका उपयोग क्या है। प्राकृतिक संसाधन की निगरानी और वनस्पति अध्ययन। तो वनस्पति अध्ययन और प्राकृतिक संसाधन की निगरानी इसके द्वारा की जाएगी। भारत के स्वयं के स्पेस स्टेशन बनाने की ओर एक कदम, चंद्रमा पर मानव मिशन में भूमिका। तो चंद्रयान के द्वारा जो चंद्रमा पर मिशन चलाए जा रहे हैं उनमें भी इसका योगदान रहेगा और आगे चल के भारत को जो स्पेस स्टेशन बनाना है खुद का, उसमें भी ये पहला कदम होगा, उसकी डायरेक्शन में पहला कदम होगा ये।
ये खबर आपको देखने को मिल जाएगी 1 जनवरी 2024 के द हिंदू के न्यूज़पेपर में। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जिमी कार्टर लगभग 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? ऑप्शन अमेरिका। आंसर है अमेरिका। जिमी कार्टर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन। तो जिमी कार्टर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे जो लगभग 100 वर्षों तक जीवित रहे और ये सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ये अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति थे। 1976 से 1980 तक ये रहे थे। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है 2002 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सूर्य के सबसे करीब पहुंचने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है? पार्कर सोलर प्रोब, अपोलो सोलर प्रोब, मैगलन सोलर प्रोब, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, पार्कर सोलर प्रोब। हाल ही में सूर्य के निकट सबसे करीब पहुंचने वाला अंतरिक्ष यान है पार्कर सोलर प्रोब। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। यह भी 1 जनवरी की खबर है। पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के सबसे करीब पहुंचने वाला अंतरिक्ष यान। इसका नाम याद रखना है, पार्कर सोलर प्रोब। नासा के पार्कर सोलर प्रोब स्पेसक्राफ्ट ने सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है। तो ये किसके द्वारा भेजा गया है अंतरिक्ष में? नासा के द्वारा। पार्कर सोलर प्रोब नासा का एक अंतरिक्ष यान है जिसका मकसद सूर्य के बारे में जानकारी हासिल करना है। यह सूर्य की ऊर्जा प्रवाह और कोरोना तापन और सौर हवाओं के स्रोत का अध्ययन करता है। इस यान को साल 2018 में लॉन्च किया गया था। यह भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है यहाँ से। सोलर प्रोब को, पार्कर सोलर प्रोब को कब लॉन्च किया गया था? साल 2018 में। पार्कर सोलर प्रोब की स्पीड 6,92,000 किलोमीटर प्रति घंटा अधिकतम है। तो पार्कर सोलर प्रोब की अधिकतम स्पीड है 6,92,000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें 4 क्वेश्चन बनते हैं। पहला, अंतरिक्ष यान का नाम है पार्कर सोलर प्रोब जो कि सूर्य के सबसे करीब पहुंच गया है। नासा के द्वारा इसको छोड़ा गया है। इसको साल 2018 में लॉन्च किया गया था और इसकी अधिकतम स्पीड 6,92,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीएनपीए ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट पिछले 12 वर्षों में निचले स्तर पर है। यह कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों वर्तमान में जीएनपीए ग्रॉस नॉट परफॉर्मिंग एसेट 2.6% की रेटिंग पर है, 2.6% है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं। कुछ और द हिंदू के 7 जनवरी के, 2 जनवरी के, 3 जनवरी के क्वेश्चन बाकी है, उनको अगले वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मिलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।